इस बार ना दिल्ली, अभी ये क्लास के बाद ना जाना और दिल्ली सिविल लॉ 1 पेपर खोलना, ठीक है। गूगल कर सकते हो, जिसको बीच में करना है वो तब भी कर ले। एक क्वेश्चन होगा रेंट एक्ट पे, ठीक है। दिल्ली में एग्जाम में बेरेक्ट दे दी जाती है, और सवाल ऐसा था कि मतलब एक सेक्शन था जो रेसिडेंशियल, मतलब जो रीड करता है कि रेसिडेंशियल नीड हो, मतलब अगर मैं लैंडलॉर्ड हूँ और मेरी बोनाफाइड नीड है, मतलब मेरी सही नीड है, ठीक है, रेसिडेंशियल पर्पस के लिए, और मेरे पास कोई दूसरा रेसिडेंशियल अकोमोडेशन उस एरिया में नहीं है, तो मैं अपने टेनेंट से बोल सकता हूँ कि आप वो मतलब घर खाली कर दो मेरा। सिंपल तरीके से मैं समझा रहा हूँ, ठीक है। ये सेक्शन में दिया गया है, दिल्ली का एक रेंट कंट्रोल एक्ट का एक सेक्शन 14 क्लॉज 1 सब क्लॉज ई है, उसमें दिया गया है। पर अभी क्या हुआ है कि रेसिडेंशियल पर्पस के लिए तो मांग सकते हो, ये सेक्शन कहता है। पर कोर्ट ने उसको बाद में ना इंटरप्रेट किया, एक केस था सत्यवती, और भी बहुत सारे केसेस आए जिसमें कोर्ट ने इंटरप्रेट किया कि रेसिडेंशियल वर्ड जो है ना वो इंक्लूड करेगा कमर्शियल भी, और ये बैरक में कहीं पे भी दिया नहीं है। और दिल्ली में ना क्या होता है, ऑलरेडी वो लोग एग्जाम में बैरक्स प्रोवाइड कर देते हैं, तो अगर कोई वो बैरक उठा के, और वो एमसीक्यू पूछा था, सोचो 12 नंबर का सवाल था एमसीक्यू का, तो अगर कोई बैरक उठा के उसको बस अप्लाई कर रहा होगा, उसके 12 मार्क्स मतलब 12 मार्क्स गए। तो दिल्ली में तो अकेले बैरक पढ़ के जाओगे तो दिल्ली में तो कोई मतलब ही नहीं, जो कि दिल्ली में वैसे भी वो एग्जाम में बैरक दे ही रहे हैं। तो फिर क्या पढ़ मतलब, तो फिर वो पॉइंट नहीं रहा दिल्ली के लिए स्पेसिफिकली। और इवन बाकी स्टेट्स में जो लोग जजमेंट राइटिंग वगैरह से, एमपी में जजमेंट राइटिंग आएगा तो उसमें भी सिर्फ बेयर के नॉलेज से तुम जजमेंट नहीं लिख सकते, तुमको केस लॉ पता होने चाहिए। तो होता यह है कि मतलब होता यह है कि देखो लॉ में ना, एक्चुअली लॉ जो दिया गया है वो बेरक में दिया गया है। तो मतलब मैं एक बार मुझे एक बार मौका मिला था, अपॉर्चुनिटी मिला था जस्टिस चंद्रचूड़ से बात करने का। तो मैंने पूछा था उनसे कि सर आपने इतना शानदार साबरीमाला जजमेंट दिया, आर्टिकल 17 को इंटरप्रेट कर दिया, और उसमें बोला कि मतलब फीमेल्स को जो एक्सक्लूड करते हैं मेंस्ट्रुएशन पीरियड के दौरान टेंपल में जाने के लिए, वो अनटचेबिलिटी है एक तरीके का। तो मुझे बहुत यूनिक लगा, ऐसे मैंने बोल दिया हिम्मत करके। तो आपने कैसे किया? तो सर ने बोला कि मैं रीड द लॉ, मैं बेयर समझता हूँ, ठीक है। तो एक तो ये होता है कि मतलब डायरेक्ट पढ़ने का मतलब, जो बड़े लोगों के हिसाब से बता रहा हूँ, जो एक्सपर्ट्स है उसके हिसाब से, कि वो उस लॉ को पढ़ते हैं, उसकी गहराई समझते हैं, फिर इंटरप्रिटेशन अपने हिसाब से निकाल के बताते हैं। और वो इंटरप्रिटेशन ऐसा नहीं होता कि रैंडमली आए और उन्होंने पुराना कुछ नहीं देखा, वो उन्होंने सारे सुप्रीम कोर्ट जजमेंट्स को पढ़े हुए, बुक्स पढ़े हुए, उससे उनका एक नॉलेज बेस बना, फिर वो बेयर को इंटरप्रेट करते हैं। दूसरा चीज जो टेक्स्ट बुक में आती है ना, वो क्या होता है, मैं समझा दे रहा हूँ बहुत बेसिक तरीके से, जो सब लोग, बहुत सारे लोग पहली बार भी दे रहे हैं ना। तो टेक्स्ट बुक में क्या होता है, बेरेट का सेक्शन दिया होता है, और उस सेक्शन से जितने भी केस आए होते हैं उस सब्जेक्ट में, वो सारे ना एक छोटे छोटे पॉइंटर से बना के दिए होते हैं, 4 4 लाइन में दिए होते हैं। फिर कुछ बुक्स होती हैं जो मतलब कमेंट्रीज नहीं है, तो जैसे टकवानी होगी, या एग्जाम पर्पस के लिए भी बनी होती है, या केलकर होगी, तो उसमें थोड़ा से मतलब नंबर ऑफ केसेस वो कम कर देंगे, पर वो रेलेवेंट केसेस का जो रेशियो होता है ना, केवल कि मतलब उस केस का जिस्ट क्या था, पॉइंट क्या था, उसकी 4 4 लाइन दे देंगे, ठीक है। तो अगर तुम लोग टकवानी से जाके अभी पढ़ना सेक्शन 9, ठीक है, आज पढ़ के देखना, एक्सपेरिमेंट कर लो। ये मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि ना सबसे बड़ा सवाल यही आता है कि पढ़े कैसे सबका, ठीक है। अभी मैं सीपीसी पढ़ा रहा हूँ, हालांकि मैं नोट्स भी दे रहा हूँ, सब कुछ भी कर रहा हूँ, पर तुम बाकी सब्जेक्ट भी पढ़ोगे और मतलब एग्जाम है, या कई बार बता भी दो तो भी बच्चे भटक जाते हैं। तो इसलिए मैं गहराई से बता ही दे रहा हूँ, क्योंकि पहली क्लास है ना, तो मैं बता ही देता हूँ कि अपन को चलना कैसे। तो हाँ, टकवानी बताना, तो अगर तुम टकवानी पढ़ भी लो ना, और मैं तुम्हें एक रियल लाइफ केस दे दूँ, तुम उससे सॉल्व नहीं कर पाओगे। मतलब मैं तुम्हें अभी एक्चुअली जो इस बार का डीजेस का क्वेश्चन था वो तुम ले लो, ठीक है। इस बार का सेक्शन मतलब मैं पोस्ट भी करवा दूंगा, तुम खुद भी चेक कर सकते हो, सिविल लॉ वंस 2023 डीजेस मेंस, और तुम टकवानी पढ़ो और वो क्वेश्चन सॉल्व करके देखो, नहीं होगा, मतलब अच्छे से नहीं होगा, ठीक है। तो फिर क्या फायदा हुआ, मतलब टेक्स्ट बुक से हो, कमेंट्री से हो नहीं रहा, कमेंट्री में 1000 केस है, तुम पढ़ भी नहीं सकते। टेक्स्ट बुक में तुम पढ़ रहे हो, तुम्हें केस का जिस्ट मिल जा रहा है, एक स्टैंडर्ड क्वेश्चन पूछूंगा, राइट अ शॉर्ट नोट ऑन दिस, वो तुम लिख दोगे, पर उसको जब मैं अप्लाई करवाऊंगा, तुम नहीं कर पाओगे। और जो बेसिक स्टेट्स हैं उसमें भी, जहां जहां जिस भी स्टेट में जजमेंट राइटिंग आ रहा है ना, वो लोग ध्यान रखना। अगर एमपी में बैठ रहे हो, अगर उनका मन किया थोड़ा जजमेंट राइटिंग का सवाल इंप्रूव कर दिया, तो तुम स्ट्रगल कर सकते हो। अगर तुम्हारा एक ऐसा नॉलेज है जो एप्लीकेशन बेस्ड नहीं है, एक बहुत बेसिक लिमिटेड नॉलेज है, तो नया क्वेश्चन आएगा ना, तो तुम स्ट्रगल कर सकते हो। अभी तक लोग क्या स्ट्रेटेजी यूज करते हैं कि पहले जो भी जजमेंट राइटिंग के सवाल आए ना, उनको बार बार लिख के प्रैक्टिस कर लेते हैं। तो मतलब अगर थोड़ा सा सवाल का नेचर चेंज कर दिया और प्रायर नॉलेज यूज नहीं किया, तो वहां तुम फंस सकते हो, एक पॉसिबिलिटी है। इसलिए भी कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए। तो टेक्स्ट बुक काम नहीं आएगी पूरी तरीके से, कमेंट्री तो हटा दो, कमेंट्री पढ़ना बहुत मुश्किल है, मैं रिकमेंड नहीं करूंगा कोई भी कि कमेंट्री पढ़े। तो अब आइडियली होना क्या चाहिए, आइडियली होना चाहिए बेरेक्ट अच्छे से पढ़ो, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन एमसीक्यू वाले पहले बेरेक्ट के बेसिस पे लगाओ, प्रैक्टिस करो,
डायरेक्ट मार्क करो, डायरेक्ट के सेक्शन से पॉइंटर्स बनाओ। फिर जब तुम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन एमसीक्यू के लगा रहे हो तो जो क्वेश्चन नहीं बन रहे उनको सर्कल करो। और फिर क्योंकि हजारों सवाल होंगे ना एमसीक्यू के, 10,000 करीबन सवाल बनेंगे जब तुम्हारा प्रिपरेशन खत्म होगा, वो तुम वो इतनी मोटी किताब जो होती है 800 पेज की एमसीक्यू की, 800 पेज की, तुम दोबारा रिवाइज नहीं कर सकते, मुश्किल पड़ेगा। तो तुम ना अपने पॉइंटर्स बनाते रखना, उन क्वेश्चन के वन लाइनर्स बनाना जो तुम्हें नहीं बने सॉल्व करते, उनको लिखो। तो ये हो गया डायरेक्ट वाला काम।